गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना। आज हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 6। चैप्टर नंबर 6 है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, है ना। तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, ठीक है भाई। यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड वालों के टोटली नहीं है, ठीक है भाई। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड वालों के लिए टोटली नहीं है, केवल बिहार बोर्ड वालों के लिए यह है, ठीक है भाई। क्योंकि यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों से ये साले चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब उन दोनों के लिए नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वालों में अगर जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, मना नहीं है, लेकिन यह बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक। हाँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ठीक है भाई। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पर एकदम देखो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात करेंगे ना जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, तो हम डायरेक्ट आते हैं खनिज पे, ठीक है। इधर उधर घुमा के बात नहीं करेंगे। जैसे हम वैसे भी जानते हैं, देखो जो तत्व होते हैं, तत्व दो तरीके से पाए जाते हैं। तत्व कितने तरीके से पाए जाते हैं? दो तरीके से, ठीक है। जैसे जो तत्व होते हैं यह मुख्य रूप से कितने तरीके से पाए जाते हैं भाई? दो तरीके से पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में। इसमें पाए जाते हैं भाई मुक्त अवस्था में। और दूसरे पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था में, ठीक है ना। समष्टि पढ़ रहे हैं, समष्टि पढ़ रहे हैं, ये भी बता दें, ठीक है। तो तत्व कितने तरीके से पाए जाते हैं भाई? मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में, ठीक है ना। ठीक है, चलो। तत्व कितने तरीके से पाए जाते हैं भाई? मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, ठीक है ना। तत्व दो रूप में, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जैसे देखो प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ये सब प्रकृति में लगभग मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब अकेले पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अकेले। और संयुक्त अवस्था में कैसे पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में। संयुक्त अवस्था में कैसे पाए जाते हैं भाई? यौगिक के रूप में। अब यौगिक के रूप में पढ़ते हैं तो इनमें हम पढ़ेंगे भाई खनिज। क्या पढ़ेंगे? खनिज पढ़ेंगे। खनिज से आप लोग पढ़ेंगे अयस्क। खनिज से क्या पढ़ लेंगे? अयस्क पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक। 5 सर यूपी वालों के लिए
यूपी वालों को धोखा दे दिए। वाई सर यूपी वालों को धोखा दे दिए? अरे मैं तो पहले से बोल रहा हूँ यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। राधिका सिंह, सर आप बात नहीं कराए ना पंकज सर से उस दिन? बोले थे थोड़े सर से, हो सकता है भूल गए होंगे। यूपी बोर्ड में बिल्कुल ये चैप्टर ही नहीं है, यूपी बोर्ड में चैप्टर ही नहीं है, ठीक है भैया। चलो, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, और यौगिक के रूप में पाए जाएंगे तो इसमें खनिज पढ़ेंगे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, अयस्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई खनिज क्या होता है ना। खनिज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मिनरल्स। खनिज जिसको क्या कहते हैं भैया, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मिनरल्स कहते हैं। खनिज को क्या कहते हैं भाई, मिनरल्स, ठीक है। आज हम कहते हैं वे पदार्थ, जो खनिज क्या होते हैं, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वह तत्वों का, धातुओं का एक बहुत बड़ा भंडार है। जो हमारी पृथ्वी है वह खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है ना। तो हम जब पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर से खोद कर कुछ मटेरियल निकालते हैं, रॉ मटेरियल टाइप कुछ भी खन खोद के निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारे धातु रहते हैं और उनके यौगिक उपस्थित रहते हैं, उन्हीं को हम खनिज का नाम देते हैं। उन्हीं क्या नाम देते हैं, खनिज का नाम, ठीक है भाई। क्या नाम देते हैं, खनिज का नाम देते हैं। मतलब वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु और उनके यौगिक जमीन में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु, वे प्राकृतिक पदार्थ में धातु और उसके यौगिक, पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या कहलाते हैं भाई, खनिज। वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु और उसके यौगिक पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज पदार्थ। बात समझ में आ रहा है सर? कल 20 और 25 बार कॉल किए थे, रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, मैं बात करता हूँ, अपना नंबर मैसेज करो इसमें, मैं बात करता हूँ सर से बोल के। वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु और उसके यौगिक पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। धातु और उसके यौगिक पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, सिंपली मैंने बोल दिया कि वे पदार्थ जो प्रकृति के भूपर्पटी या पृथ्वी के अंदर या समुद्र में से कुछ भी हम निकालते हैं तो वो खनिज ही होता है। तो सिंपली बोला जा रहा है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु और उसके यौगिक पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग भाई, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है, मैं नसीहत दे दे रहा हूं, बार बार क्यों पूछ रहा है रे नालायक? कितनी बार बोल दिया यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना।
ठीक है। चल अब हम लोग बात करते हैं इसमें अयस्क क्या होता है। अयस्क क्या होता है, तो हम कहते हैं वे खनिज, क्या बोलेंगे, वे खनिज जिनसे धातु को कम खर्च और सरलता से प्राप्त किया जा सके। मतलब वे खनिज जिससे धातु को कम खर्च और सरलता से प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, अयस्क कहलाते हैं। कहेंगे वह खनिज जिससे, क्या बोलेंगे भाई, वह खनिज जिससे धातु को कम खर्च में और सरलता से प्राप्त किया जा सके। अयस्क कहलाते हैं। कह रहे हैं कि यूके वालों को, यूके उत्तराखंड वालों को, उत्तराखंड वालों के लिए हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। सर जो पढ़ाया था पूरा बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर में आया था। अरे तो इसीलिए ना पढ़ाते हैं भैया, इसीलिए तो पढ़ाते हैं। देखो ध्यान दीजिए, वह खनिज जिससे धातु को, वह खनिज जिससे धातु को कम खर्च में और सरलता से प्राप्त किया जा सके, सरलता से प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। सॉरी। समझ रहे हो, तो देखो सॉरी, जो कहना यह चाहते हैं कि भाई खनिज, पहले मैंने बताया कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु और उसके यौगिक पाए जाते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु और उसके यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। फिर देखो अयस्क में क्या बोला जा रहा है, वह खनिज जिससे धातु को कम खर्च और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। कहने का मतलब अयस्क भी खनिज ही है, अयस्क भी क्या है, खनिज ही है, लेकिन वो ऐसा खनिज है जिससे धातु को हम सरलता से प्राप्त कर सकते। देखो कहने का मतलब, जैसे आप अपने गांव घर में जो मिट्टी देखते हो ना, मिट्टी भी एक तरह का खनिज ही है, लेकिन देखो उस मिट्टी में कैल्शियम होगा, नाइट्रोजन होगा, तमाम चीजें हैं, कैल्शियम भी है, लेकिन उससे कैल्शियम को निकालना बहुत खर्च पड़ता है, उससे कैल्शियम को निकालना बहुत खर्चे का काम है, बहुत कठिनाई का काम है, इसलिए हम उसे अयस्क नहीं बोलते हैं। लेकिन कह रहा वैसा खनिज जिनसे क्या हो, धातु को कम खर्च और सरलता से प्राप्त कर सकेंगे, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, अयस्क का नाम बोल देंगे। तो कहने का मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो ऐसे क्या बोल देंगे, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं।
अयस्क नहीं होते। ठीक है भाई। कम खर्च मीन्स का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम न लगे। ठीक है भाई, आगे चले। चले भाई आगे। चल, आगे चलते हैं थोड़ा। देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कुछ अयस्कों के एग्जाम्पल की बात कर ले। जैसे कापर के अयस्क, कापर के अयस्क की बात कर ले। कापर के अयस्क, तो कापर का पहला अयस्क होता है कापर ग्लांस। कापर के अयस्क की बात करें तो कापर का अयस्क कौन होता है, कापर ग्लांस। कौन होता है भाई, कापर ग्लांस। इसको बोलते हैं CuS, कापर ग्लांस। क्या होता है भाई, कापर ग्लांस, Cu। कापर ग्लांस CuS। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल है सर, कापर पायराइट। दूसरा एग्जांपल है कापर पायराइट। इसका होता है CuFeS2। इसको हम लोग बोलते हैं कापर पायराइट। सर लास्ट लाइन समझ नहीं आया, फिर से समझो भैया। तो कहने का मतलब है, देखो, तो बेटा कह रहे हैं वह खनिज जिससे धातु को कम खर्च में और सरलता से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। कहने का मतलब अयस्क किससे मिला है, अयस्क खनिज ही है, लेकिन वैसा वाला खनिज है जिससे हम लोग धातु को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सभी अयस्क खनिज से होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं। लेकिन क्या सभी खनिज से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपके गांव घर में जो खेतों की मिट्टी, उसमें भी तो खनिज है, वह भी खनिज है। उसमें भी धातु की कुछ मात्रा है, कुछ आयरन की मात्रा है, कुछ कॉपर की मात्रा है, कुछ कैल्शियम की मात्रा है, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। निकालने जाओगे तो बहुत खर्च आ जाएगा उसके शोधन में। ठीक है ना, तो यही मैंने बोला, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है भाई। बात समझ आ गया। चलो अब आ जाओ। जैसे कॉपर के अयस्क की बात करें तो कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट हो गया। एल्युमिनियम के अयस्क की बात कर ले, एल्युमिनियम के अयस्क की, एल्युमिनियम का कौन कौन अयस्क होता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं एलुमिना, क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं बॉक्साइट। पहला इसका सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, इसका सबसे प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3 × 2H2O, Al2O3 × 2H2O। ठीक है, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। ठीक है भाई, अब समझो दूसरे की, दूसरे दूसरे की बात करते हैं। और कॉपर के कुछ और भी अयस्क हैं, देख लो। जिसका हम लोग कॉपर है, कॉपर के लिए और भी अयस्क होता है क्यूपराइट, क्यूपराइट।
कॉपर के और अयस्क की बात कर लेते होता है क्यूपराइट Cu2O, Cu2O, Cu2O क्यूपराइट बोलते हैं। और कॉपर के एक अयस्क की बात कर ले तो अगला जो अयस्क होता है मालाकाइट, मालाकाइट, मालाकाइट मत लिखो, मालाकाइट कोई ज्यादा पूछता भी नहीं है, मालाकाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई। ठीक है, सबके अयस्क होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। सोडियम का भी अयस्क होता है, पोटेशियम का भी होता है, सबका होता है, ठीक है। हाँ सर, केमिस्ट्री है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है। तो बॉक्साइड होता है। अच्छा ठीक है, बॉक्साइड होता है भाई। हो गया भाई, आगे चलते हैं। देखो अयस्कों के प्रकार की बात करते हैं। अयस्कों के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, अयस्कों के प्रकार में देखिए आप लोग। थैंक यू अजीत सिंह जी। इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग के पेपर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए, ठीक है ना। ठीक है भाई, अयस्कों के प्रकार के बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें अयस्क, अयस्क समझ में नहीं आएगा तो बताना भाई। अयस्क को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओर्स। अयस्कों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ओर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो अयस्कों के प्रकार में मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अयस्कों के प्रकार में ऑक्साइड अयस्क होते हैं। पहला हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग दूसरा पढ़ते हैं सल्फाइड अयस्क, ठीक है। सर वीडियो नहीं चल रहा है, आप नेट अपना सही करो भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तीसरा हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। सर यूके वालों के लिए है क्या, यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हो भाई। ठीक है, सल्फेट अयस्क, उसके बाद हाइलाइड अयस्क, ठीक है। फिर अन्य अयस्क हो जाएगा। अन्य में जैसे सिलिकेट हो गया ये सब,
अन्य में जैसे सिलिकेट ये सब हो गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा। तो देखो ऑक्साइड अयस्क क्या होता है, ऑक्साइड अयस्क में धातु अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। ऑक्साइड अयस्क में क्या होगा, धातु अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क की बात करेंगे तो सल्फाइड अयस्क में धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क में धातु अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है। सल्फेट अयस्क क्या होता है, सल्फेट अयस्क में धातु अपने सल्फेटों के रूप में पाई जाती है। हाइलाइड अयस्क में धातु हाइलाइडों के रूप में पाई जाती है प्लस अन्य है, ठीक है सर। बिल्कुल यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, काहे बार बार पूछ रहे हो भैया, क्या चाहते हो हम तुमको आके लतिया दे फोनवा में, हैं? लतिया के बताएं कि नहीं है तुम्हारे बोर्ड में, गजब बेइज्जती है यार। ठीक है भाई, चलो। तो जैसे ऑक्साइड अयस्क में बात कर ले, ऑक्साइड अयस्क में एग्जाम्पल हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं, जैसे हेमाटाइट, हेमाटाइट। ऑक्साइड अयस्क में जैसे हम बात कर ले हेमाटाइट, हेमाटाइट का फार्मूला Fe2O3, Fe2O3 बात कर ले। उसके बाद किसकी बात कर ले भाई, बॉक्साइट की बात कर ले। कौन गधा बोला था बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है भाई। इसका फार्मूला मैंने बताया था Al2O3 × 2H2O। और ऑक्साइड अयस्क की बात कर ले, जैसे होता है जिंकाइट, है ना, क्या हो जाएगा जिंकाइट, जिंकाइट को हम ZnO बोलते हैं, ठीक है भाई। और एक आगे एग्जाम्पल देखें क्यूब, जैसे कैसिटेराइट, कैसिटेराइट SnO2 होता है, कैसिटेराइट, ठीक है भाई, कैसिटेराइट होता है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड अयस्क है, कौन है ऑक्साइड अयस्क, सिंपल बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क में धातु अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। अरे बिहार बोर्ड वालों के लिए पढ़ा रहे हैं मेरे लाल, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वालों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड वालों को और MP बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है, केवल बिहार बोर्ड वालों को ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो यह सब ऑक्साइड अयस्क हो गए, कौन हो गए भाई ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क की बात करेंगे तो बोलेंगे इसमें धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क में धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कॉपर पायराइट, जैसे हम बात कर लेंगे क्या हो जाएगा भाई इसमें एग्जांपल, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट फार्मूला CuFeS2, फार्मूला क्या हो जाएगा CuFeS2, कॉपर पायराइट को क्या बोलेंगे CuFeS2, क्या बोलेंगे भाई CuFeS2, ठीक है भाई। हर्ष बाबू रमन मौर्य कह रहे हैं सर सिंपल टॉपिक क्यों पढ़ाते हो, मोस्ट मोस्ट पढ़ाओ। मैं तो सिंपल ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मुझे सिंपल पढ़ाने में अच्छा लगता है क्योंकि आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं सिंपल पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। मैं तो सिंपल टॉपिक ही पढ़ाता हूँ, देखो इसके बाद भी जो उठाएंगे वो सिंपल उठाएंगे, मुझे कठिन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है ना, बिल्कुल सही। चलो, मैं तो सिंपल ही पढ़ाऊंगा, मैं सिंपल आदमी सिंपल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो भैया, तो सल्फाइड अयस्क की बात करते हैं, सल्फाइड अयस्क में क्या हो जाएगा, कॉपर पायराइट हो जाएगा, आयरन पायराइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई आयरन पायराइट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं FeS2, आयरन पायराइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं सीने बार, HgS होता है,
सीने बार का जो फार्मूला होता है HgS होता है, सीने बार बोलते हैं, HgS को क्या बोलते हैं भाई, सीने बार। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट Ag2S, Ag2S। और होता है कापर ग्लांस, और भी होते हैं, ठीक है ना, कापर ग्लांस, कापर ग्लांस Cu2S, Cu2S, और भी होते हैं, ठीक है ना, और भी होते हैं। अमृता कुमारी, हेलो, हेलो सर, हेलो। पंकज कुमार, यूपी बोर्ड वालों को भी पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है, कितनी बार बता रहे हैं, यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है। कार्बोनेट एस्क क्या होता है भाई, तो कार्बोनेट एस्क हम बोलते हैं, अनुराग करें, हेलो, हेलो, हेलो भाई। तो कार्बोनेट एस्क क्या होता है, कार्बोनेट एस्क में जो धातु होती हैं अपने कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, धातु अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है। अच्छा, कार्बोनेट एस्क में धातु अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है। क्लियर है भाई, कार्बोनेट में धातु एस्क अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना। तो कार्बोनेट एस्क का एग्जांपल हम लिखते हैं डोलोमाइट, क्या लिखते हैं, डोलोमाइट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डोलोमाइट। एग्जाम्पल क्या होगा, डोलोमाइट, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे भाई, डोलोमाइट। क्लियर है ना, याद रहेगा नाम डोलोमाइट, MgCO3 × CaCO3। फार्मूला होता है MgCO3 × CaCO3, डोलोमाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा सीडेराइट, सीडे राइट। क्या हो जाएगा भाई, सीडे राइट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीडे राइट, FeCO3, FeCO3, सीडे राइट, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले गाय चराने जाएंगे अभी क्या, नहीं, यूपी बोर्ड वाले दोहराएंगे, जो पढ़ाया गया है उसको यूपी बोर्ड वाले दोहराएंगे। कैलेमाइन, कैलेमाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, कैलेमाइन। ZnCO3, यहाँ पे देखो जगह कम पड़ रहा है यार, और भी एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना। एक्चुअली देखो जगह कम पड़ रहा है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी, मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और भी आगे हैं, मैं इनको हटा दे रहा हूँ, ये 3 है आगे, मैं इनको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कैलेमाइन हो गया, ठीक है। कैलेमाइन के बाद हम लोग लिखेंगे मैलेकाइट, कैलेमाइन के बाद क्या हो जाएगा, मैलेकाइट, मैलेकाइट। फार्मूला होता है CaCO3 × CuOH का ट्वाइस, क्या हो जाएगा, CuOH का ट्वाइस, ठीक है। एक मिनट, ये होता है CuCO3 × CuOH का ट्वाइस, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये सब पूछे जाते हैं कि ये सब क्या होता है। एक लिख लो मैग्नेसाइट, 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 ये होता है MgCO3, MgCO3, ठीक है। बिल्कुल क्लास 12th का है, दिखने में लग रहा होगा 10th का है ना, बिल्कुल सही, आप वही सही सोच रहे हैं, लगेगा क्लास 10th का है, इसीलिए बाकी बोर्ड से काट दिया गया है, ठीक है ना। चलो भाई।
ठीक है, आगे चले। आगे आ जाओ भाई। इसके बाद कौन होगा? सल्फाइड। सल्फाइड एस, हमने बताया कि सल्फाइड एस क्या होगा? सल्फाइड एस क्या होगा? इसमें धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड एस क्या हो जाएगा? इसमें धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती है ना। सल्फाइड एस में क्या हो जाएगा? इसमें धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। उत्तराखंड वाले भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, उत्तराखंड वाले भी क्या करें, रिवीजन करें। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई एप्सम लवण। पहला इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एप्सम लवण। इसका पहला एग्जाम्पल होगा एप्सम लवण। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? एप्सम लवण। ठीक है, MgSO4 × 7H2। एप्सम लवण का फार्मूला होता है MgSO4 × 7H2। एप्सम लवण कहते हैं, एप्सम लवण। ठीक है, और सल्फेट एस का दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिप्सम। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? जिप्सम। जिप्सम कहाँ यूज करते हैं? सीमेंट में यूज करते हैं। CuSO4 × 2H2। CuSO4 × 2H2। तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सेलेस्टाइन। सेलेस्टाइन। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? सेलेस्टाइन। SrSO4। SrSO4। ठीक है भाई, और का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैराइटीज। बैराइटीज ये होता है BaSO4। क्या होता है भाई? BaSO4। और अगला एग्जाम्पल हो जाएगा एलुनाइट। एलुनाइट रहने दो, नहीं पूछा जाता है। सर 14 से 29 तारीख के तो नहीं जानकारी है नीलेश पाल जी, मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल, सल्फेट एस होगा, सल्फाइड एस के नाम से जानते हैं। सल्फाइड एस मतलब ये सल्फेटों के रूप में पाया जाता है। सल्फेट एस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भैया कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सल्फेट लिख देते। खुश हो जाइए अब। रोशनी जी खुश हो जाइए, सल्फेट हमने लिख दिया है। सल्फाइड चाहे बोले सल्फेट बोले, लगभग में एक ही चीज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो हाईलाइट है, अगला देखते हैं। हाईलाइट मतलब किसको बोलते हैं? हाईलाइट को देखो बच्चा, यक्स यक्स से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है FClBrI। ये सब हाईलाइट है। ये सब क्या है? हाईलाइट। हाइलाइट मतलब हाइलोजन परिवार के तत्व। हाइलाइट मतलब हाइलोजन परिवार के तत्व। हाइलाइट मतलब क्या होता है? हाइलोजन परिवार के तत्व होता है। ये अब ClBrI हो गया। तो इसमें धातु अपने हाइलोजनों के रूप में पाई जाती है। धातु अपने हाइलोजनों के रूप में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल पहला यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग पहले एग्जाम्पल की बात करें, फ्लूओस्पार। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लूओस्पार।
पहला एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लूओ स्पार। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्लूओ स्पार CuF2। फ्लूओ स्पार कहते हैं, CuF2 बोलते हैं। और अगला हो जाता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट को हम नाम देते हैं साधारण नमक का। रॉक साल्ट को क्या बोलते हैं, साधारण नमक। और इसका एग्जाम फार्मूला होता है NaCl। फार्मूला क्या हो जाएगा, सबका नहीं लिखवाएंगे, सबका लिखवाते रहेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, मैं खाली वर्ड से लिखवाते लिखवाते। ठीक है भैया, जो इंपॉर्टेंट है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो इंपॉर्टेंट वही लिखवाएंगे, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, ठीक है। KCl MgCl2, KCl MgCl2 इंटू 2H2। ठीक है, KCl MgCl2 इंटू 2H2। अगला हो जाएगा हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर, AgCl। हार्न सिल्वर AgCl। हाँ बिल्कुल, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, हाँ एल्युमिनियम का एक और होता है, हम भी तो कह रहे हैं एल्युमिनियम का एक और होता है भैया, एलुमिना होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब अन्य अयस्क में बहुत सारे आते हैं, जैसे सिलिकेट अयस्क हो गए, नाइट्रेट अयस्क हो गए, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, आप देखेंगे उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमें आगे पढ़ना है, अयस्कों का सांद्रण तथा शुद्धिकरण, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है। अयस्कों का सांद्रण, क्या पढ़ना है हमें, अयस्कों का सांद्रण, या इसी को क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण का नाम देते हैं, या इसी को किसका नाम देते हैं, शुद्धिकरण। सांद्रण बोले तो शुद्धिकरण, सांद्रण बोले तो क्या हो जाएगा भाई, शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, सांद्रण बोले तो क्या हो जाएगा भाई, शुद्धिकरण। बात समझ में आ रहा। तो शुद्धिकरण की बहुत सारी विधियां हमें प्रयोग करने को मिलेंगी, बहुत सारी विधियां। जैसे पहले हम सांद्रण कैसे करेंगे, बड़े, देखो जो पहाड़ों से चट्टानें तोड़कर ली जाई जाती हैं, उन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनकी पिसाई करते हैं। क्या करते हैं, पीस कर उसे एकदम महीन बारीक बना लेते हैं, पीस कर महीन बारीक बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उन अयस्कों की हम धुलाई करते हैं, पानी में धुलते हैं, मिट्टी धूल कचरा बह के निकल जाता। उसके बाद हम लोग उसमें अलग अलग, अब उसमें छांटते हैं कि किसका अयस्क है। अब देखो उसमें ऑक्साइड का अयस्क है, कार्बोनेट का अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, जैसा अयस्क रहेगा वैसी हम लोग विधि लगाते हैं। बात समझ में, कभी कभी ऐसा होगा, अब अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं, अगर वह हल्की है और जो हमारा धातु है भारी है, तो उसके लिए अलग मेथड लगाते हैं ना, अलग अलग मेथड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, कहते हैं अयस्क से, अयस्क से शुद्ध अवस्था, अयस्क से शुद्ध अवस्था में
धातु प्राप्त करने की अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म करने की प्रक्रिया को धातु कर्म या धातु निष्कर्षण, धातु कर्म या धातु निष्कर्षण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म या धातु निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, धातु कर्म कहते हैं या धातु निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है भाई, चल ठीक है, चल तो हम कहते हैं धातु निष्कर्षण के पद, धातु कर्म के पद। तो कई सारे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वह देखो। पहला क्या करेंगे, पहला जो स्टेप्स होता है वो हम कहते हैं चूड़ीकरण। पहला क्या करेंगे, चूड़ीकरण, चूड़ीकरण। और जो दूसरा स्टेप इसमें हम यूज करते हैं उसका नाम है अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। और जो तीसरा स्टेप्स है उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। और जो चौथा स्टेप्स है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। और जो पांचवा स्टेप्स है, लास्ट है धातु का शोधन, धातुओं का शोधन। पांचवा स्टेप्स क्या हो जाएगा, धातुओं का शोधन। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 मेथड, हमें 5 स्टेप्स यहाँ पर यूज करने हैं। पहला अयस्क क्या होगा, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे आपको, अयस्क बहुत बड़े बड़े चट्टानों से तोड़कर निकाले जाते हैं। हम अयस्कों का पहले चूड़ीकरण करते हैं, चूड़ीकरण मतलब पाउडर बनाते हैं। चूड़ीकरण करने का मतलब क्या है, पाउडर बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, पाउडर बनाते हैं, पीस कर। क्या करेंगे, चूड़ीकरण का मतलब क्या, पीसना। क्या होता है इसका मतलब, पीसना। इसको पीसा जाएगा, एक पत्थर पीसने की मशीन होती है जिसे दलित्र के नाम से जानते हैं, उसमें इसको पीसा जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, पीसा जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। इसको पीसेंगे, पीस कर पाउडर बना लेंगे, पीस के क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे। फिर अयस्कों का सांद्रण होगा। अब अयस्कों के सांद्रण की कई विधियां, अयस्कों के सांद्रण की कई विधियां होती। तो अयस्कों का सांद्रण होगा, फिर सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में। अब जो अयस्क हमें मिलेगा उसको धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। क्या करेंगे, उस धातु को, जो भी अयस्क रहेगा उसे धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड है तो ठीक है, नहीं है जैसे सल्फाइड के रूप में है तब भी ऑक्साइड बदलेंगे, कार्बोनेट के रूप में फिर भी ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदलना है। फिर उसका अपचयन कर देंगे। अपचयन करने से, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन होता है। तो धातु ऑक्साइड रहेगा, अपचयन करा देंगे, ऑक्सीजन बाहर, धातु निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम धातु का
शोधन कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, धातु का शोधन। ये 5 स्टेप्स हमें यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, बताओ ठीक है ना। सर नहीं दिख रहा है, लास्ट में लिखा है धातुओं का शोधन, लास्ट में लिखा है धातुओं का शोधन। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। ये 5 स्टेप यूज करने हैं, बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बना दूं एक टेबल, तो सिंपली आपको याद करने के लिए एक टेबल बना दूं। जैसे मेरे पास अयस्क है, जैसे मैं एक टेबल बना दूं, तो जैसे मेरे पास क्या है, अयस्क है। अयस्क का पहले क्या करेंगे, अयस्क का चूड़ीकरण होगा। पहले अयस्क का क्या होगा, अयस्क का चूड़ीकरण होगा। चूड़ीकरण का मतलब पीसना, चूड़ीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, पीसना। पहले अयस्कों को पीसा जाएगा, पहले अयस्कों को क्या किया जाएगा भाई, पीसा जाएगा। क्लियर है, अयस्कों को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। अयस्कों को पीसने के बाद क्या होगा, इनका सांद्रण होगा। अयस्कों का पीसने के बाद क्या होगा, इनका सांद्रण होगा। अब सांद्रण की कई विधियां हैं। अयस्कों का क्या होगा, सांद्रण होगा। अब अयस्कों का सांद्रण कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से। अयस्कों का सांद्रण कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा। अयस्कों का सांद्रण कितने तरीके से होगा मेरे भाई, 3 तरीके से होगा। एक होगा अधिक सक्रिय धातु होते हैं, अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु है, इनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। और एक होगा कम सक्रिय धातु। एक कौन होगा, कम सक्रिय धातु होगा। इनका अलग तरीके से करेंगे। और एक बीच वाले भी होते हैं, मध्यम सक्रिय धातु। इसके बीच वाले कौन, 3 तरह से। मतलब धातुओं को कितने तरीके से बांट दिया गया भैया, 3 तरीके से। धातुओं को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया, 3 कैटेगरी में। धातुओं को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया भाई, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, धातुओं को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक अधिक सक्रिय, एक कम सक्रिय, और बीच वाले मध्यम सक्रिय। ठीक है, अब अधिक सक्रिय के लिए क्या करते हैं, तो अधिक सक्रिय के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, अधिक सक्रिय के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो गलित लवण वैद्युत, गलित लवण का वैद्युत अपघटन करते हैं। गलित लवण का वैद्युत अपघटन करेंगे। गलित लवण का क्या करेंगे भाई, वैद्युत अपघटन करेंगे। वैद्युत अपघटन से क्या मिलेगा, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, गलित लवण का हम लोग क्या कर देंगे, शोधन कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आज के आ जाओ, समझ में आया। अधिक सक्रिय धातु होगा तो उनका वैद्युत अपघटन करना है, अधिक सक्रिय धातु होगा तो उनका क्या करना है, वैद्युत अपघटन करना है। क्लियर है। अब देखो मध्यम सक्रिय वाले में क्या होगा, मध्यम सक्रिय में जो अयस्क होगा 2 तरीके से पाया जाएगा। मध्यम सक्रिय में जो धातु होते हैं 2 रूपों में पाई जाती है। 2 रूपों में, एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाएंगी, एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाएंगी,
किसके रूप में भाई पाई जाएगी? कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाएगी। तो जब कार्बोनेट रहेगा तो हम एक मेथड यूज करेंगे यहाँ पे निस्तापन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, निस्तापन का यूज करेंगे। कार्बोनेट एस का रहेगा तो हम उसका क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे, ठीक है। और दूसरा मध्यम सक्रिय वालों में एक पाया जाएगा सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क पाया जाएगा। तो सल्फाइड अयस्क का हम लोग क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे भाई? भर्जन करेंगे। क्लियर है? तो मध्यम सक्रिय धातुएं दो रूपों में पाई जाती हैं, एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, दूसरा सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? सल्फाइड के रूप में। तो कार्बोनेट अयस्क का हम लोग निस्तापन करेंगे, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ठीक है भाई। तो कार्बोनेट अयस्क का क्या करना है आपको? निस्तापन। सल्फाइड अयस्क का क्या करना है? भर्जन, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट अयस्क का जब निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन करते हैं तो दोनों के दोनों ऑक्साइड अयस्क में बदल जाते हैं। दोनों के दोनों किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड अयस्क में। दोनों के दोनों किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड अयस्क में बदल जाते हैं। अब ऑक्साइड अयस्क में बदल जाते हैं तो हमने बताया था कि ऑक्साइड अयस्क में भाई जब बदल जाएगा तो उसका कर दो अपचयन। उसका क्या कर दो? अपचयन कर दो। ऑक्साइड अयस्कों का कर दो अपचयन और हमें प्राप्त हो जाएगी धातु। हमें क्या प्राप्त हो जाएगी भाई? धातु प्राप्त हो जाएगी। हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगी? यहाँ से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु। अब धातु प्राप्त हो गई तो धातु का शोधन हो गया। इधर से क्या मिल जाएगा? धातु का शोधन। यहाँ से इसकी सफाई कर लेंगे, हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। अब बात समझ में आ रहा है? अब जो कम क्रियाशील है, अब इसके बाद देखो जो कम क्रियाशील है, जो कम क्रियाशील होते हैं वह सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं भाई? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जो कम क्रियाशील है किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड अयस्क का क्या करना है? सल्फाइड अयस्क का भर्जन करना है। सल्फाइड अयस्क का क्या करना है आपको? भर्जन करना है। भर्जन करने से क्या होगा? यह ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे, यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएंगे। और जब ये ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएंगे तो इनका हम क्या कर देंगे? अपचयन कर देंगे। अपचयन से क्या होगा? यह धातु प्राप्त हो जाएगी। तो फिर धातु जब मिलेगी तो उसका क्या कर लेंगे? शोधन। यह प्रोसेस है। एक बार आप देखो फिर हम समझाते हैं। चले आज दो क्लास अपने टाइम पे नहीं शुरू हुआ था, 6:15 के आसपास, सॉरी 6:45 के आसपास क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है भाई, एक बार देख लो और ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो धातु को कितने कैटेगरी में हमने बांट रखा है? 3 कैटेगरी में। धातु को कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील वालों का क्या करना है? वैद्युत अपघटन करना है। और मध्यम क्रियाशील में 2 तरह के होंगे, एक कार्बोनेट है होगा, दूसरा सल्फाइड होगा। तो कार्बोनेट वालों का निस्तापन कर दो, सल्फाइड वालों का भर्जन कर दो, ऑक्साइड में बदल जाएंगे। ऑक्साइड मिल गया, अपचयन कर दो, धातु मिल जाएगी। और कम क्रियाशील वाले सल्फाइड अयस्क में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों का करो भर्जन, भर्जन से ऑक्साइड में बदलेगा, ऑक्साइड का करो अपचयन, धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो
आ जाओ थोड़ा आगे, इसको हटाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है आगे चले, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो, तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे भाई, अयस्कों का सांद्रण। पहला तो चूड़ीकरण तो जान ही रहे, चूड़ित कर देते हैं। टॉपिक दूसरा पढ़ते हैं, अयस्कों का सांद्रण। हमें क्या पढ़ना है भाई, अयस्कों का सांद्रण पढ़ना है, ठीक है ना। तो समझो, तो अयस्कों के सांद्रण में जो हमें पहली हेडिंग पढ़नी है, वो पढ़ना है गैंग। क्या पढ़ना है, गैंग। जैसे तू लोग का गैंग है ना। क्या है भाई, गैंग होता है। जैसे हम कहते हैं खनिज पदार्थ जब हम निकालते हैं, खनिज पदार्थ में क्या होता है, धूल होता है, मिट्टी होता है, कंकड़ होता है, पत्थर होता है, बालू होता है, तमाम अशुद्धियां मिली रहती हैं, तमाम अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग। गैंग किसका होता है, गंदे लोगों का गैंग होता है। देखोगे, लफंगों का गैंग होता है, लुक्खों का गैंग होता है, लोफरों का गैंग होता है, और अच्छे लड़कों का क्या होता है, ग्रुप होता है। हिंदी में कहते हैं समूह होता है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है भैया, हम कहते हैं बोलते हैं अयस्कों में सामान्यतः मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं, आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं या उपस्थित रहती, आदि की अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं, इसे गैंग या अधात्री या अपद्रव्य या अपद्रव्य या मैट्रिक्स या मैट्रिक्स कहते हैं। इतने नाम है इसके। ठीक है भाई, अब समझो, बात समझ में आ रहा है। इनको क्या कहते हैं भाई, गैंग कहते हैं।
ठीक है, तो कहते हैं अयस्क के सांद्रण अयस्कों के अशुद्धियों के आधार पर अशुद्धियों के आधार पर सांद्रण की निम्न विधियां हैं। अशुद्धियों के आधार पर सांद्रण की निम्न विधियां हैं। निम्न विधियां हैं। निम्न विधियां हैं। ठीक है, अब देखो अशुद्धियां कई प्रकार की हैं। इसमें अशुद्धियां कई प्रकार की हैं, तो सांद्रण की विधियां भी कई प्रकार की होती हैं। जब अशुद्धियां कई प्रकार की हैं तो इसमें हम लोग जो सांद्रण की विधियां प्रयोग करते हैं, यह भी कई प्रकार की होती है। ठीक है ना, चले भाई आगे। तो अयस्कों में मिली अशुद्धि क्या कहलाती है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है भाई? गैंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गैंग। तो इसमें जो पहला मेथड सांद्रण का जो पहला मेथड पढ़ना है, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जो क्या कहते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रवीय विधि। या द्रवीय विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रवीय विधि। ठीक है, तो देखो इस मेथड का उपयोग कब करते हैं? इस मेथड का उपयोग कब किया जाता है, समझो। जब धातु अयस्क के कणों का आकार भारी हो। जब धातु अयस्क के कणों का आकार भारी हो, मतलब हमारे पास जो धातु है वो क्या वजनी हो, और उसकी तुलना में जो मैट्रिक्स है, जो गैंग है, उसके कणों का जो भार है कम हो। मतलब अयस्क भारी हो और अशुद्धियां हल्की हो, उस समय हम यूज करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या यूज करते हैं भाई? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है भाई, एक लाइन लिख लेते हैं। जब धातु के अयस्कों का घनत्व अधिक जब धातु अयस्कों का घनत्व अधिक, क्या बोलेंगे? जब धातु अयस्कों का घनत्व जब धातु अयस्कों का घनत्व अधिक तथा अधात्री के कणों का घनत्व कम होता है। अधिक तथा अधात्री के कणों का घनत्व कम होता है। कम होता है। कम होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। बात समझिए क्या कह रहा है?
जब धातु अयस्कों का घनत्व अधिक हो, जब धातु के अयस्क का जो कण है उसका घनत्व अधिक हो, घनत्व ज्यादा हो, और अधात्री के कणों का घनत्व कम हो, तब अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह मेथड क्या होता है समझो। यह मेथड थोड़ा हम एक ढालू नुमा कुछ ऐसे ढालू नुमा ऐसे स्लोप में एक सरफेस लेते हैं, ऐसे फ्लैट में एक सरफेस लेते हैं, ऐसे स्लोप में एक सरफेस लिया जाता है और इसमें यहाँ पर पीसे हुए अयस्क को रख दिया जाता है। यहाँ पे किसको रख दिया जाता है भाई? पीसे हुए अयस्क को। यहाँ पे पीसे हुए अयस्क को हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग पीसे हुए अयस्क को क्या करते हैं? ऐसे रख देते हैं पीसे हुए अयस्क। इस पर पानी की तेज धारा, पानी की धारा, पानी की धारा प्रवाहित करते हैं। बात समझो। हम क्या करते हैं, ऐसे एक ढालू नुमा सरफेस लेते हैं, ऐसे स्लोप में एक सरफेस लेते हैं ऐसे, और पीसे हुए जो अयस्क हैं जिसको चूड़ित किए थे, जिसको हम चूर्ण बनाए थे, जिन अयस्कों को चूड़ित किए थे उसको यहाँ पे रखेंगे और पानी की धारा यहाँ पे प्रवाहित करते हैं। तो अब मैंने बताया कि भाई अशुद्धियों का जो घनत्व है कम है, तो अशुद्धियों का घनत्व कम है तो पानी के साथ बह जाएंगे। अशुद्धियों का घनत्व कम है तो क्या होगा? अशुद्धियां जो है क्या होंगी? पानी के साथ क्या होगी? बह जाएंगे। या क्या होगा? अधात्री अशुद्धियां क्या होंगी? पानी के साथ बह जाएंगी और यहाँ क्या बच जाएगा? शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इनका सांद्रण कर लेंगे, है ना। इस तरह से हम अयस्क से अशुद्धियों को दूर करते हैं। किस विधि द्वारा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा या द्रवी विधि द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझो। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कैसे लगाना है? जैसे फ्लैट सरफेस, जहां से देखो ऐसा ढलान टाइप पे हो, ऐसा ढलान टाइप पे हो, नीचे की तरफ धार हो, वहीं पे अयस्कों का हम लोग, सर मॉर्निंग की कोई भी क्लास उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है क्या? जरा समझिए। जब ऐसा ढलान नुमा कोई सरफेस हो और उसी पे हम चूड़ित अयस्क, पीसे हुए अयस्क को रख दे और पानी की धारा यहाँ पर प्रवाहित करें, तो भाई देखो जो अयस्क है, धातु अयस्क, उसका घनत्व तो ज्यादा है तो पानी में नहीं बहेगा, वही पड़ा रह जाएगा। लेकिन जो गंदगी है पानी के साथ बह जाए, जो गंदगी है वह पानी के साथ क्या होगी? बह जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा अयस्क है वह शुद्ध हो जाएगा। अयस्क क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो दूसरा मेथड देखो। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे झाग प्लवन विधि। दूसरा मेथड पढ़ना है हम लोग को झाग, या फिर इसे कहते हैं फेन। झाग या फिर इसे क्या बोलते हैं? फेन। झाग या फिर क्या बोलते हैं? फेन। झाग प्लवन या फेन विधि। प्लवन विधि, प्लवन विधि, झाग या फेन प्लवन विधि। प्लवन, झाग या फेन प्लवन विधि। ठीक है भाई, झाग या फेन प्लवन विधि। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम झाग प्लवन विधि कब यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें इसका झाग प्लवन विधि करना है, झाग प्लवन विधि से शुद्धिकरण करना है, कैसे पता चलेगा कि इनका हमें
झाग प्लवन विधि से ही शुद्धिकरण करना है। हम कहते हैं कि जो अयस्क है, यदि हमारे पास वह सल्फाइड हो, यदि जो धातु का अयस्क है वह सल्फाइड अयस्क हो, तब उनका हम झाग प्लवन विधि लगाते हैं। कौन विधि लगाते हैं? झाग प्लवन विधि। समझो, कहते हैं सल्फाइड अयस्कों, सल्फाइड अयस्कों, ऐसे सॉरी लिखेंगे ऐसे, जब अयस्क में, जब अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियां सम्मिलित हों, जब अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियां सम्मिलित हों तो झाग प्लवन, तो झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। तो झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। जब अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियां सम्मिलित हों तो झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, इनका किस विधि से होगा? जैसे कॉपर पायराइट हो जाएगा, जिंक ब्लेंड हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा, जिंक ब्लेंड ZnS, गैलेना PbS होता है, गैलेना हो जाएगा PbS, क्या हो जाएगा भाई? गैलेना हो जाएगा PbS। यह सब, इस सब में क्या है? इन सब में हम देख रहे हैं कि जो सल्फाइड है उसकी अशुद्धियां सम्मिलित है। इन सब में किसकी अशुद्धियां सम्मिलित है? सल्फाइड की। बात समझ में आ रहा है? इन सब में किसकी अशुद्धियां सम्मिलित है भाई? सल्फाइड की। तो इन सब अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग झाग प्लवन विधि का उपयोग करेंगे। इन सब अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं झाग प्लवन विधि। ठीक है, अब झाग प्लवन विधि क्या होती है उसको देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आज तो झाग प्लवन विधि का उपयोग, झाग प्लवन विधि क्या होती है? देखो, झाग प्लवन विधि के लिए एक बड़ा सा बर्तन लिया जाता है। झाग प्लवन विधि के लिए क्या किया जाता है? एक बड़ा सा बर्तन लिया जाता है। ऐसे एक बड़ा सा, झाग प्लवन विधि को करने के लिए क्या करते हैं? एक बड़ा सा बर्तन लिया जाता है। इस बड़े से बर्तन में पानी डालते हैं, वाटर डाला जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद इसमें हम चीड़ का तेल डालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? चीड़ का तेल डालते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, तो करते क्या है? एक बड़े से बर्तन में आपको पानी लेना है। ठीक है, एक बड़े से बर्तन में, हाँ,
केवल प्लवन को समझाइए। समझे तो ये झाग प्लवन, इसी को प्लवन विधि भी कहते हैं, समझो। तो जैसे एक बड़े से बर्तन में पानी ले लेना है, बड़े से बर्तन में पानी लेने के बाद इसमें पीसे हुए अयस्क डालते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है, ठीक है भाई। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पीसे हुए अयस्क को डालेंगे। ठीक है, पीसे ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, पीसे ऑक्साइड अयस्क डालते हैं और बाहर से एक पाइप से इसमें हवा डालते हैं। बाहर से एक पाइप से इसमें क्या डालते हैं भाई, हवा डालते हैं, ऐसे। तो बाहर से एक पाइप से इसमें हम क्या डालेंगे, हवा डालेंगे। और इसमें हम मिश्रण लेते हैं किसका, पानी प्लस तारपीन का तेल। यह मिश्रण किसका है, इसमें थोड़ा सा 0.5 से लेके 1%, मान लो 1%, मान लो 1% क्या डाल देंगे, तारपीन का तेल डाल दो या चीड़ का तेल। तारपीन या फिर किसका तेल ले सकते हैं, चीड़ का तेल। तारपीन या चीड़ का तेल कितना लेना है, लगभग में 0.5 से 1%। किसके लिए, झाग बनाने के लिए। किसके लिए लेना है, झाग को बनाने के लिए। तो पीसे हुए जब अयस्क इसमें डालते हैं और यहाँ से हम लोग इसमें इंटर क्या कराते हैं, हवा। यहाँ से तेजी से हवा पास कराते हैं। तो तेजी से जब हवा पास कराते हैं, इसमें क्या होगा, बुलबुला फैन की तरह बनेगा। इसमें क्या होगा, फैन की तरह बनेगा। किसकी तरह बनेगा, फैन की तरह बनेगा। तो ऊपर फैन बनता है, ऊपर ये सब क्या बनेगा, ऊपर सब फैन बन जाता है, ऐसे फैन। और यही फैन क्या है, यही फैन, यही जो फैन बन रहा है यह शुद्ध अयस्क है। यह क्या है, यह शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। और जो अशुद्धियां रहती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं। जो सल्फाइड की अशुद्धियां रहती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं। नीचे क्या हो जाएंगी, अशुद्धियां। अशुद्धियां कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। बात समझ में आ गया। तो इसी को हम कहते हैं झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि। ठीक है भाई, इसी को कहते हैं झाग प्लवन या फेन प्लवन विधि। ठीक है ना। तो करना क्या है, एक बड़ा सा बर्तन कंटेनर लेना है, इसमें पानी और तारपीन के तेल का मिश्रण लेते हैं। फिर इसमें सल्फाइड अयस्क के पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क डालते हैं। बाहर से एक पाइप के माध्यम से हवा डालते हैं, इससे इसमें फेन बनता है। और फेन के साथ जो अयस्क है ऊपर चला जाता है, शुद्ध अयस्क फेन के साथ ऊपर चला जाता है और सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। और सल्फाइड की अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती हैं तो ऊपर से हम फेन को काट के निकाल लेते हैं, जो कि हमारा शुद्ध अयस्क है। और नीचे अशुद्धियां पड़ी रहती हैं, बाद में इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई। चलो। गैलेना का सूत्र पीबीएस है, गैलेना का सूत्र पीबीएस है, पीबीएस। गैलेना का सूत्र पीबीएस है। ठीक है भाई। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई कल, ठीक है ना। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। ठीक है भाई। चलो, ओके। आज के लिए इतना ही, सबका दिन शुभ हो भाई। ठीक है, चलो चलते हैं। राम राम। हाँ, कोई समस्या हो तो बोलो, कमेंट में देख लेंगे। यह लिखने वाला टॉपिक नहीं है क्या।
तारपीन का तेल क्या होता है? जो पेंट करते समय पेंट में मिलाया जाता है उसे तारपीन का तेल कहते हैं। ओके, माय नेम इज शुभम। ठीक है, ओके बाय। सर एग्जाम में ऐसा फिगर, हाँ एग्जाम में ऐसा फिगर पूछेगा तो बनाएंगे, जैसे जल्दी पूछता नहीं है। शिव दयाल कुमार का हुआ भैया बताओ, शिव दयाल बताओ क्या हो गया? पीडीएफ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा भाई, सबको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है। सर जी राजस्थान से हूँ। अच्छा, हाँ, राम 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 राम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ठीक है ना भाई।